एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। धर्मांतरण गैंग कैसे डिकोड किया जाएगा, आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा धर्मांतरण गैंग है, छांगुर के धर्मांतरण गैंग के खिलाफ ईडी का एक्शन भी शुरू हो गया है। जैसा कि आपने सुना, बलरामपुर में ईडी की एक साथ 12 जगहों पर छापेमारी चल रही है। और इतना ही नहीं, मुंबई में भी ईडी छांगुर के 2 ठिकानों पर पहुंची है। एक साथ 14 ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग, हवाला, अवैध लेन देन के सुराग जो मिले हैं, उन्हीं के आधार पर ईडी की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है। और एटीएस की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि खाड़ी देशों से, खासकर दुबई से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये सब खुलासा छांगुर गिरोह के बड़े राज सामने आने के बाद हो रहा है, जिसमें धर्मांतरण, आप देखिए, धर्मांतरण की आड़ में बेटियों की जिंदगी से बेरहमी का खेल खेला गया। और छांगुर अपने गिरोह के जरिए धर्मांतरण का काला धंधा कोड वर्ड के जरिए करता था। अब हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि धरती पलट जैसे कोड वर्ड, इनके जरिए गिरोह न सिर्फ लड़कियों का धर्म बदला करता था, बल्कि उनका सौदा भी करता था। कोड वर्ड के जरिए गिरोह धर्मांतरण करता था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, सऊदी से लेकर भारत तक धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा था। धरती पलट के नाम पर बेटियों का सौदा किया जाता था। 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण किया गया। एक पूरा नेटवर्क, पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सामूहिक बलात्कार करता था गिरोह। ये कई हैरान करने वाले खुलासे सामने आए हैं। लड़कियों को सिगरेट से जलाया भी जाता था, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता था। और ये पूरा एजेंडा देखिए इस्लामिक एजेंडे के तहत चल रहा था। सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो बनाना, ब्लैकमेलिंग, ये सब आरोप खुद पीड़िताओं ने सीएम पोर्टल पर दर्ज कराए हैं। सीएम पोर्टल पर जो शिकायत की गई है, उस पर पीड़िताओं ने खुद ही ये सभी आरोप दर्ज कराए हैं। और योगी सरकार के निर्देश पर छांगुर के अब इस अवैध साम्राज्य पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है और उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो 5000 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके इस गिरोह का पर्दाफाश पूरे देश को हिला रहा है। और इसी तरह के खुलासे जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कोड वर्ड के जरिए गिरोह किस तरह से ऑपरेट करता था। आप देखिए कहां कहां पर ईडी ने छापेमारी की है, वो ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम जगहें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जहां पर छापेमारी की गई है। आश्रय कलेक्शन बुटीक उतरौला, ये वो जगह है। छांगुर की दूसरी बुटीक उतरौला में, वहां पर भी ईडी की छापेमारी की गई है। पूर्व प्रधान जुम्मन का आवास, यहां पर भी जो है वो छापेमारी की गई है। उतरौला में बड़े पैमाने पर ईडी ने छापेमारी की है। और शरीफ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरीफ, अब देखिए एक के बाद एक कई खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। और जिस तरह का अगर बात की जाए तो एटीएस हो चाहे ईडी हो, लगातार छापेमारी कर रही है। अभी तक क्या और खुलासे निकलकर सामने आए हैं और कहां-कहां ये पूरा जो कार्रवाई है, जो तमाम जगहें हैं जहां पर छापेमारी चल रही है, वहां से क्या और नई जानकारी निकलकर सामने आई है? जी, आपको बता दें कि यहाँ पर उतरौला में, करीब उतरौला के आसपास के एरिया में करीब 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसमें हम ये आवास पर खड़े हुए हैं। ये छांगुर और नीतू का जो है ये आवास था। यहाँ पर भी छापेमारी यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है और यहाँ पर भी जांच चल रही है। ईडी के अधिकारी यहाँ पर जो है छापेमारी कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। ऐसे में जो है इनके जो छांगुर का जो गुर्गा था, उन गुर्गों में लगातार जांच की जा रही है। जो संदेह के घेरे में है, कहीं ना कहीं बहुत सारे नाम आ रहे थे, उन पर एक एक करके शिकंजा कसा जा रहा था। आज जो है 12 जगह ईडी ने जो है छापेमारी की और 12 जगहों पर जो है शिकंजा कसा गया है। और एटीएस की अगर हम बात कर लें तो एटीएस ने आज जो है देर रात की बात है, उनका जो छांगुर का एक भतीजा था, उस पर जो है ईडी ने शिकंजा कसते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि गिरफ्तार करने के बाद में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है उसको। और जो यहाँ जो चाहिए है जांच की, लगातार छांगुर और उन्होंने करीबियों पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। अब जैसे इसका दायरा था वैसे वैसे कार्रवाई भी होती चली जा रही है। जी
ठीक है शरीफ, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप भी जुड़ गए हैं और साथ साथ एक खास मेहमान AKD द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DGP हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। द्विवेदी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो राज अब खुल खुल के सामने आ रहे हैं, 5000 लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, कैसे ये पूरा कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, और इसके साथ साथ विदेश से तमाम तरह की फंडिंग की बात भी सामने आ रही है, किस तरह का ये पूरा नेटवर्क काम करता था, इसके पीछे क्या मोडस ऑपरेंडी हो सकती है? द्विवेदी साहब देखिए, ये धर्मांतरण के संबंध में जी अभी तक उत्तर प्रदेश में जितने भी केसेस प्रकाश में आए हैं, उन सभी केसेस में सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण कराने का कार्य छांगुर द्वारा ही किया गया है। और सबसे बड़ा संगठित गैंग यह उभर रहा है। एजेंसीज के जानकारी में यह आया है, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, विदेशों से फंडिंग प्राप्त हुई है। छांगुर हर तरीके का उपाय, साम दाम दंड जो कुछ भी हो सकता है, इसने प्रयोग किया है हिंदू धर्म की लड़कियों को मुस्लिम धर्म में उनका धर्मांतरण कराने के लिए। जहां पर रुपए देने से काम चल गया, प्रलोभन देने से काम चल गया, लड़की मान गई तो वहां रुपए दे करके काम चला लिया। जहां पर आवश्यकता पड़ी धमकी की, धमकाया भी, बलात्कार भी किया, वीडियो भी बनाया, वीडियो के माध्यम से धमकी दिया। और सुनने में जो बातें आ रही हैं, आवश्यकता पड़ने पर ये पुलिस और प्रशासन के लोगों को भी किसी प्रकार से रिश्वत दे करके या जैसे भी हो दबाव में लेकर के अपने मन माफिक काम कराता रहा है। ये भी जानकारी में स्पष्ट हो चुकी है कि किसी कोर्ट के एक स्टाफ को भी इसने प्रभावित कर लिया है और धमकाने के लिए SC/ST एक्ट का मुकदमा कोर्ट के माध्यम से आदेश कराने का भी ये प्रयोग किया है। तो बड़ा शातिर गैंग है। द्विवेदी साहब, इसी को लेकर सवाल है सर कि ये पूरा जो नेटवर्क है वो काम करता रहा, कई अफसर जो है वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, जो जानकारी निकलकर सामने आई है, 4 ऐसे अफसरों के नाम भी निकलकर सामने आए हैं। लेकिन सवाल वही है, अब जो कार्रवाई हो रही है वो उसका सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इतने वक्त से ये जो पूरा काम चल रहा था, इसमें तमाम अफसर भी, उनको भी जानकारी थी, तो फिर ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई और इतना वक्त आकर क्यों दिया गया? ये सवाल बड़ा है। देखिए, चीज स्पष्ट हो चुकी है कि इसके पीछे प्रमुख कारण भ्रष्टाचार भी रहा है कि जहां पर आवश्यकता पड़ी छांगुर ने भ्रष्टाचार का भी उपयोग किया। मतलब अधिकारियों को, कर्मचारियों को, चाहे वो राजस्व विभाग का हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का कोई स्टाफ हो, उसको रिश्वत दे करके, उसको ब्लाइज करके इसने अपने जो मकसद था उसको प्राप्त किया। तो जब भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कार्रवाई होने में विलंब होगी। बिल्कुल, और पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं, विदेशों से फंडिंग हो रही थी। वापस आता हूं द्विवेदी साहब आपके पास, हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, ये जो CM पोर्टल पर शिकायत की गई है, उसमें तमाम आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से सिगरेट से जलाया गया, किस तरह से उनका सामूहिक बलात्कार किया गया, वीडियोस बनाए गए और वीडियोस ब्लैकमेल करने के लिए बनाए गए। ये CM पोर्टल पर जो शिकायत की गई है, उसमें क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या क्या जिक्र किया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का ये पूरा खुलासा हुआ है, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही जो है, जो पीड़िताएं हैं जिनका अवैध धर्मांतरण जो है कराया गया था, जिनको जबरन जो है यहाँ से दूसरे जो है मुल्कों में ले जाया गया, वो जो पीड़िता थी उसने खुद भारत समाचार पर ही बैठ के बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से छांगुर बाबा जो है पूरे अपने नेटवर्क को चला रहा था और जबरन जो लड़कियां थी उनको अवैध धर्मांतरण का शिकार बनाया जाता था, जिसके लिए उसके तमाम जो एजेंट हैं उनको जो है तैयार किया गया था और पैसे का प्रलोभन दे करके उनको पहले तैयार किया जाता था। जो नहीं मानती थी उसको डराया धमका जाता था। तो जो पीड़िता है उसने खुद खुलासा किया था कि बाकायदा जो लड़कियां हैं जिनको ले जाया जाता था दूसरे मुल्क, वहां पर उनको सामान, ये जो कोड है
उसका इस्तेमाल किया जाता था कि सामान जो है पहुंच चुका है। इसके अलावा उसने खुद बताया था कि उसको ले जा करके वहां पर बंधक बनाया गया था, उसको जो है सिगरेट से जो है जलाया गया था, उसकी पिटाई की गई थी, उसके साथ जबरन जो है एक के बाद एक कई लोगों ने जो है उसका गैंगरेप किया था। तो इस पूरे मामले में अब क्योंकि सीएम पोर्टल पर भी जो है शिकायत की गई, क्योंकि उसने खुद बताया था कि जो स्थानीय पुलिस है वहां पर वो गई थी, लेकिन पुलिस ने उसको चलता कर दिया था। यहाँ तक कि जो छांगुर बाबा के गुर्गे थे उनको पुलिस की तरफ से जानकारी दे दी गई थी और खुद उनके हवाले जो है पीड़िता को सौंप दिया गया था। तो ये बड़ा आरोप जो है पीड़िता की तरफ से था। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर आरोप है अनूप, कहीं ना कहीं कि पुलिस ने भी पहले इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। ऊपर से भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला भी है इसमें, क्योंकि 4 अधिकारी इसमें सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं वापस आपके पास आऊंगा, जानूंगा इसके बाद। शरीफ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो उतरौला में तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है, पूर्व प्रधान ये बताया जा रहा है, पूर्व प्रधान जिनके यहाँ पर छापेमारी की गई है, ये पूरा गैंग किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड था, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? और जिन जगहों पर छापेमारी की गई है, क्या वो छांगुर बाबा ही ऑपरेट करता था ये सभी संस्थान, और ये तमाम लोगों से क्या कनेक्शन था उनका? जी, आपको बता दें कि ये जो छांगुर बाबा है, छांगुर बाबा की जो जमीन का कारोबार है, उस कारोबार में ये जो प्रधानों का रोल है, ये बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे उतरौला में जो जमीन का कारोबार है वो करते थे। कहीं ना कहीं इसमें छांगुर बाबा का पैसा लगता था और जो है इसमें छांगुर बाबा को इन्वॉल्व थे पैसे के मामले में, और जो पैसा जो है इसमें लगता था छांगुर बाबा का। और इसमें जो है हेलो जी शरीफ, अपनी बात पूरी करिए। चलिए, शरीफ से संपर्क टूट गया है, लेकिन शरीफ के पास वापस आएंगे और जानेंगे कि किस तरह से प्रधानों के जरिए छांगुर बाबा जमीन का वहां पर सौदा कर रहा था। लेकिन कैमरे पर क्या कहता हुआ नजर आया है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं बेकसूर हूं। द्विवेदी साहब, पहली बार कैमरे पर उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं बेकसूर हूं। जाहिर है हर शख्स जो है वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करता है, लेकिन अब जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, और उसके बाद अब ये विदेशों तक का जो एक कनेक्शन सामने आया है। आप देखिए कि ये पूरा हवाला का एक कारोबार सामने आया है, हवाला के जरिए किस तरह से फंडिंग की जा रही थी। सऊदी अरब से उन लोगों को भी धमकियां दी जा रही हैं, AKD द्विवेदी साहब, जिन्होंने धर्म परिवर्तन अब घर वापसी एक तरह से कर ली है, उनको सऊदी अरब से भी धमकियां दी जा रही हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अपराधियों की फड़फड़ाहट है जी। उत्तर प्रदेश में लोगों को यह विश्वास अब हो गया है जी कि छांगुर के जो गलत अवैध धंधे थे वो खुल चुके हैं और उस पर पुलिस, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, एजेंसीज हैं, वो कार्रवाई शुरू कर दी है जी। तो अब जब कार्रवाई शुरू हो गई है तो जो पीड़ित हैं, हजारों की संख्या में पीड़ित लोग हैं, जहां कहीं भी हैं, मीडिया के माध्यम से तमाम बातें जो प्रकाश में आ रही, अब पीड़ितों के मन में धीरे धीरे जो पहले से भय व्याप्त था वो भय अब कम हो रहा है जी। तो पीड़ित अब जैसे जैसे इन पर शिकंजा, कानून का शिकंजा कसता जाएगा जी। ये और कानून के फंदे में फंसते जाएंगे, वैसे वैसे और पीड़ित खुल करके सामने आएंगे और इसके विरुद्ध गवाही देंगे। जैसे कि ईडी ने कई जगहों पर छापे मारे हैं, तो जाहिर बात है छापे मारना बेसिकली एविडेंस कलेक्शन का काम है। इन जगहों पर एक साथ छापे मारे हैं, 3 जगहों से तमाम सबूत इनको ईडी को मिलेगा और उन सबूतों के आधार पर ईडी इनके खिलाफ आगे कार्रवाई करने में सफल हो पाएगी। जी द्विवेदी साहब, बात जी बोले, आप बोले। ये जो कार्रवाई जिस तरह की यूपी सरकार के द्वारा की जा रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार हमने देखा कि वहां पर चाहे वो छांगुर का पूरा एक महल जो है उसको ध्वस्त किया गया हो, कोठी जो है उसको ध्वस्त किया गया हो, और उसके बाद STF ने जो कार्रवाई की है, एक के बाद एक 14 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है कार्रवाई की। आप इसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए अब मामला ये इतना खुल चुका है, अब ये तो रुकने से रहा। अब ये अंतिम परिणाम तक इसको ले जाएंगे एजेंसीज के लोग, पुलिस के लोग भी, राजस्व विभाग के लोग, ईडी, और इसमें आयकर विभाग भी इन्वॉल्व हो गया है। इन्होंने जो तमाम संस्थाएं खोली हैं, आश्वी इंटरप्राइजेज है, आश्वी चैरिटेबल ट्रस्ट है, कुछ और भी संस्थाएं हैं, ये संस्थाओं का हो सकता है ये पैन कार्ड अलग से बना हो, उन पर आयकर जमा करते हो, तो आयकर वाले भी इसमें कूद पड़े होंगे, चुपचाप जांच कर रहे होंगे, तो आयकर का शिकंजा, आयकर विभाग का शिकंजा कसेगा इन पर, ईडी का कसेगा, क्रिमिनल कार्रवाई के लिए पुलिस का पड़ेगा, और जो जमीन जायदाद के मसले हैं उन पर राजस्व विभाग की कार्रवाई होगी। तो अब इनको बिलबिलाहट होगी, थोड़ा समय लगेगा। हमारे यहाँ चूंकि कानून का राज्य है तो सबूत या साक्ष्यों के संकलन में समय लगता है। लेकिन एक बात और बता दूं, ये जो राजस्व विभाग के अधिकारी या पुलिस के अधिकारी इनकी सहायता पहुंचाए हैं, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार प्राथमिकता दे रही, पहले इस अपराधी को कस करके कानून के शिकंजे में कस दिया जाए, उसके बाद सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी वो कहां भाग कर जाएंगे, उनके खिलाफ भी शिकंजा सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से अवश्य कसा जाएगा। जी बिल्कुल, अनूप का रुख करते हैं। अनूप, जिस तरह का शिकंजा कसा जा रहा है, हमने देखा ईडी भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है, 14 जगहों पर छापेमारी की गई है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र में भी ये पूरा एक जो कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर किस तरह से लैंड डील की गई है, इसको लेकर जानकारी सामने आई है। इसके अलावा हवाला के जरिए किस तरह से पैसे जो है वो फंड किए जा रहे थे, ये भी तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। पेस जो है वो बढ़ती जा रही है कार्रवाई की, अगर हम बात करें ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, और जल्द ही एक बहुत बड़ा खुलासा, और भी चूंकि नए नए खुलासे हो ही रहे हैं, एक और बड़ा खुलासा हो सकता है। कौन कौन आखिर इसमें इन्वॉल्व था? देखिए बिल्कुल हमें समझना होगा, क्योंकि छांगुर और उसकी जो महिला मित्र है नसरीन उर्फ नीतू, इनको 7 दिन की रिमांड पे एटीएस ने लिया था, और 7 दिन तक इनसे लंबी पूछताछ की गई, और कल इनको जो है को जेल भेज दिया गया। अब आप समझिए कि रिमांड खत्म होने के बाद जो है ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई जो है वो एजेंसियां कर रही हैं। एसटीएफ ने जहां इसके भतीजे को, शोराब को उठाया, उससे पूछताछ की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एटीएस जो है वो नागपुर पुणे पहुंची हुई है। वहां पर जो महाराष्ट्र पुलिस है उसके साथ मिल करके ईदुल इस्लाम, जो बताया गया कि छांगुर का काफी करीबी है, और भारत पथिकात जो सेवा संघ है इसका ये राष्ट्रीय महासचिव है, वहां पर तमाम जो राजनीतिक दल है वहां पे अपने बैनर पोस्टर का उनका इस्तेमाल कर रहा था। और ये जो है ये जानकारी मिली कि लैंड डील जो है बड़ी की गई थी, यानी एटीएस की पूछताछ में कई नाम जो है सामने आए हैं, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि किस तरह से जो अवैध धर्मांतरण के नाम पे जो विदेशी फंडिंग की गई है करोड़ों की, उसका पैसा जो है वो कहां कहां इस्तेमाल किया गया। तमाम जो इसके एजेंट हैं जो जहां जहां बैठे हैं, तमाम जो संगठन है, तमाम जो एनजीओ बनाई गई, उनके जरिए इस पैसे को जो है बांटा गया, तमाम संपत्तियां खरीदी गई, जमीनें खरीदी गई। तो ये जो पैसा कहां कहां लगाया गया है, इसका कहां कहां जो है इस्तेमाल किया गया है, ये अहम जानकारियां जो है वो एटीएस के हाथ लगी हैं। और क्योंकि इसमें ईडी भी पड़ताल कर रही है, और ईडी ने एटीएस से पूरी रिपोर्ट भी मांगी थी, खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो है ये खुद बताया था। तो उसके बाद आप समझिए कि लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो है हम देख रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है। ईडी जहां एक साथ कई जगह छापेमारी कर रही है, क्योंकि ईडी के हाथ तमाम जो वो साक्ष्य लगे हैं, किस तरह से जो है अकूत संपत्तियां जो है इनके जरिए जो है बनाई गई हैं, जो अवैध पैसा था उसको कैसे यहाँ इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ पर ईडी शिकंजा कस रही है। एटीएस जो है, जो इनके तमाम एजेंट हैं जो पूरे सिंडिकेट में शामिल हैं, उनके ऊपर शिकंजा कस रही है। जो ईदुल इस्लाम है, ये बताया जाता है कि एक बड़ी रकम जो है वो इसके जरिए जो है इस्तेमाल की गई है, खपाई गई है। तो यही वजह है कि ईदुल इस्लाम से जो है वो एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और आपको बता दूं, ईदुल इस्लाम जो शख्स है, क्योंकि छांगुर बाबा का छांगुर का काफी करीबी माना जाता है, इसको एटीएस ने अपनी एफआईआर में जो है बाकायदा नामजद किया है। यानी ये माना जा रहा है कि एटीएस जब इससे पूछताछ कर रही है तो इसकी गिरफ्तारी संभवतः हो सकती है।
है। इसके अलावा जो इसके साथ जो बाकी लोग जुड़े हैं, इसके नेटवर्क में कौन कौन रहे हैं, तो यानी जितने भी एजेंट हैं जो छांगुर बाबा के सिंडिकेट से जुड़े हैं, वो लगातार जो है अब शिकंजे पे आ रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। हमने देखा इसके अलावा एटीएस ने 3 और लोगों को भी हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो ये जो 7 दिनों की रिमांड हुई है, रिमांड के बाद भले ही जो है जब मेडिकल के लिए छांगुर को ले जाया गया तो उसने अपने को बताया कि उसे कोई जानकारी नहीं, वो बेकसूर है। लेकिन आप समझिए इसका जो काला चिट्ठा है वो लगातार खुलता जा रहा है। जिस तरह से पीड़िताएं सामने आई है, उन्होंने खुद बताया कि बाकायदा छांगुर बाबा तक लोगों को पहुंचाया जाता था। उसके बाद तय होता था कि किस पीड़िता को कहां पे ले जाना है, कहां उसका निकाह पढ़ाना है, कहां उसको जो है अवैध धर्मांतरण कराना है, किस तरह कैसे एजेंटों के बीच जो मोटी रकम है वो बांटी जाती थी सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराएं। तो ये जो पूरा काला चिट्ठा सामने आ रहा है, भले ही छांगुर अपने को बेकसूर बताए, लेकिन एजेंसियां जो है इस पे लगातार काम कर रही हैं और ये माना जा रहा है जैसा बिल्कुल। और देखिए काला कि आने वाले कई ऐसे काले चिट्ठे अब कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल उसके काले कारनामे निकलकर सामने आ रहे हैं। अनूप, शरीफ से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि शरीफ के साथ कनेक्शन कट हो गया था। शरीफ, आपने जिक्र किया है कि तमाम जो ग्राम प्रधानों के जरिए ये जो जमीन का व्यापार कराया जा रहा था, ये कैसे वहां पर इसको अंजाम दिया जा रहा था, और क्या जो तमाम विभाग है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, पुलिसकर्मी हो, क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं थी? ये इन लोगों के जरिए कैसे ये व्यापार कराया जा रहा था और कैसे ये अवैध काम जो है वो लगातार वहां पर जारी था? जी, यहाँ पर जो है उतरौला में ये प्रॉपर्टी डीलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैलाए थे। छांगुर का जो नेटवर्क जो यहाँ पर उतरौला में चल रहा था, ये जमीनों का कारोबार करता था जिसमें लोग पैसा लगाते थे और पैसे के साथ साथ ये एक जो जमीनों का जो गिरोह जो चल रहा था वो उतरौला में तगड़ा चल रहा था। तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे बाबा के साथ कारोबार करना और बाबा का जो छांगुर का जो नेटवर्क अपना था वो जो है अच्छे रसूखदारों में और जो है अच्छी रसूख बना के ये चलता था। इस साथ जो छांगुर का नेटवर्क था उसमें जो सरकारी जमीनें वगैरह बताई जा रही हैं कि जो इनका नेटवर्क था वो कायदे से उसमें काम करता था और उसमें कहीं ना कहीं जो अवैध लाभ की जो बात है वो अवैध लाभ लेकर जो चीजें नहीं हो पाती थी या जो चीजें जो कब्जेदारी की बातें होती थी या और कोई ऐसी बातें होती थी, इन सब चीजों में जो है इनका जो छांगुर का नेटवर्क है वो काम करता था। और ऐसे में कई जो 2-3 प्रधानों के जो नाम आए हैं वो जमीन के मामले में नाम आए हैं और उनके द्वारा जो टर्नओवर किया गया है, जो जमीनें खरीदी गई हैं और जो बेची गई है, उसमें कहीं ना कहीं जो है ईडी वो जांच कर रही है और उन पहलुओं पर भी जानने की कोशिश कर रही है कि जो है इसमें जो धर्मांतरण का मामला है उसमें कहीं इनका कोई तो रोल नहीं है। जो लोग इनके साथ जमीन का कारोबार करते थे उतरौला, इससे कहीं कोई ऐसे समूह या कोई ऐसे जोड़ के आ रहे हो जिसमें धर्मांतरण के मामले में इनकी कोई भूमिका रही हो। जी बिल्कुल। मैं एकेडी द्विवेदी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्क पूरा फैलाते हैं, यहाँ से नेपाल तक इनका नेटवर्क फैलता है और उसके बाद धीरे धीरे नेटवर्क को बढ़ाया जाता है। कितना आसान होता है ये इस तरह का नेटवर्क फैलाना विदेशों तक, नेपाल के जरिए या जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं बांग्लादेश के जरिए, इस तरह से कैसे अपना नेटवर्क पूरा फैलाया जाता है? देखिए, ये आसान नहीं होता, ये कठिन कार्य होता है। लेकिन ये छांगुर जो भी अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, यह गतिविधियां 1 दिन 2 दिन या 4 दिनों में नहीं किए हैं, ये पिछले करीब 10-15 वर्षों से कर रहे हैं। 15 वर्ष का समय अवधि काफी अधिक होती है और 15 वर्ष की समय अवधि में धीरे धीरे इन्होंने अपने को संगठित किया, अपने साथ तमाम लोगों को जोड़ा। 50 लोग तो इसके कोठी पर रहते थे, वहां उनको दोनों टाइम खाना पीना, नाश्ता पानी, कपड़े सब व्यवस्था देना, ये सब चीजें एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। लाखों रुपए तो इसी में लग जाते हैं, गाड़ियों के काफिले में चलना, रिश्वत देना और बाकायदा हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, लव जिहाद के लिए ट्रेनिंग देना, ये सब बहुत बड़ा काम है, संगठित काम है, यह आसान नहीं है। और जब ये धंधा चल निकला धीरे धीरे तो नेपाल में और कई देशों में धीरे धीरे वहां भी पैठ बनाना, कुछ राजनेताओं के साथ उठना बैठना, उनकी मदद करना। श्रावस्ती से कुछ साल पहले जो है
जब ये अपराधी अतीक चुनाव लड़ा था उसको भी इसने साधन उपलब्ध कराया, वहां भी गया था। तो नेताओं में घुसपैठ, विदेशों में घुसपैठ, जानकारी मिली कि यहाँ नेपाल में पाकिस्तान दूतावास ने कुछ वर्षों पूर्व कोई कार्यक्रम किया था, उसमें भी यह जाकर सम्मिलित हुआ। तो धीरे धीरे ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने से जान पहचान बढ़ती है, संपर्क बढ़ता है और धीरे धीरे पैठ बढ़ती है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये इसके निरंतर 15 वर्षों के प्रयास से हुआ है और 15 वर्षों की अवधि बिल्कुल। और इस पर देखिए बीजेपी सरकार जो है वो लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन बीजेपी के सवाल भी हैं और खासकर विपक्ष को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर खासकर सवाल है। वो भी एक बार दिखाते हैं, जरा वो ग्राफिक्स एक बार फिर से चलाइएगा। बीजेपी ने तमाम सवाल इस पे किए हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने आखिर इस पूरे मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है, ये उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव का इस पर कोई बयान क्यों नहीं आया है। 15 साल से जिस तरह से ये धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था, इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है। अखिलेश यादव अभी तक छांगुर मामले पर चुप क्यों है, ये बीजेपी का सवाल है। और इस पर पीडीए के नाम पर दलित, ओबीसी महिलाओं के दर्द को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। जो व्यक्ति 15 सालों से धर्मांतरण जैसे मुद्दे में शामिल है, उस पर आखिर कोई अभी तक बयान क्यों नहीं आया है, ये भी एक बहुत कहा जाए कि बीजेपी की ओर से सवाल पूछा जा रहा है। और जाहिर है हर एक मुद्दे पर विपक्ष जिस तरह से अपनी बेबाकी से राय रखता है, उस पर छांगुर जैसे मुद्दे पर हमने देखा है कि बहुत ज्यादा मुखर होकर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस पर सवाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। द्विवेदी साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, अपने देश में, प्रदेश में लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, वो अपने अपने तरीके से तमाम विषयों पर अपना मत मीडिया के माध्यम से या रैलियों वगैरह के माध्यम से जनता के सामने रखते हैं। तो जो मामला राजनीतिक पार्टी चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, उसके माफिक होता हो उस पर तो खूब बोलते हैं, जो मामला, जो विषय उनके माफिक नहीं होता उस पर चुप रहते हैं या किसी दूसरे विषय पर ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। रही भाजपा की बात, तो बड़ा स्पष्ट है कि सन 2020 के अंत में इस विषय पर धर्मांतरण को रोकने के लिए सबसे पहले अध्यादेश लाया है भाजपा सरकार ने। और 2021 के शुरुआत में, मैं याद नहीं कर पा रहा, शायद फरवरी महीने में एक कानून बना है। तो भाजपा की मंशा तो बड़ी साफ है। जब कानून बन गया तो पुलिस के लोग एफआईआर करने और कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो गए। उसके पहले जब ये कानून नहीं था तो भी एक आध मामला अगर थाना चौकी पर सुनाई पड़ता था तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते थे। तो भाजपा की मंशा तो साफ है कि उन्होंने कानून लाया और कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और उसी कानून के अंतर्गत ये मसला खुला है जो आगे अब जिस पर हम लोग चर्चा बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। पॉलिटिकल माइलेज जिसको ज्यादा मिलता दिखाई देता है, उसी मुद्दे पर अपने अपने हिसाब से, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बातचीत करती है। बहुत शुक्रिया द्विवेदी साहब जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अनूप आपका भी और शरीफ आपका भी बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक शेयर करने के लिए। तो छांगुर पर जो एक्शन है वो लगातार चल रहा है। एसटीएफ इस पर कार्रवाई कर रही है, अब ईडी की भी एंट्री हो गई है और कई राज खुलकर सामने आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में अवैध बिल्डिंगों के निर्माण का सिंडिकेट चल रहा है। बड़ी खबर ये लखनऊ से सामने आ रही है।